अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, शुरुआत करेंगे थोड़ा क्रिकेट से। पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे मैंने आपसे बात करना चाह रहा था, तो क्रिकेट से शुरू करते हैं। पाकिस्तान बड़ा धमकियां दे रहा था, तड़ियां लगा रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, ये है वो है, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम हाइब्रिड जो प्लान है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके तहत आप बेशक पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू करवाएं, एशिया कप भले हाइब्रिड करें, ये है वो है। पाकिस्तानी बहुत खुश, ये वो। और नजम सेठी ने लंबा चौड़ा बयान दे दिया कि देखें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक भारत की टीम को यहाँ देखे खेलते हुए, लेकिन चलें, हम समझते हैं बीसीसीआई की मजबूरियाँ कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए चलो जो भी है हम हाइब्रिड्स के तहत करवाने को तैयार हैं। वो बाद में पता चला पाकिस्तानियों को कि फिर सिर्फ 4 मैच होंगे पाकिस्तान में, 9 मैच श्रीलंका में होंगे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान विल बी होस्ट। और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका कि क्रिकेट का अमेरिका इंडिया है। जैसे दुनिया की बदमाशी होती है पूरी दुनिया में, इस तरह इंडिया की बदमाशी चलती है क्रिकेट में, इसलिए कि इंडिया के पैसे पे पूरी दुनिया के क्रिकेटर और क्रिकेट बोर्ड्स अय्याशियाँ करते हैं। ये सारा इंडिया का पैसा है। इंडिया के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मजबूरन इनको कबूल करना पड़ा। और पाकिस्तान ने इंडिया ने पाकिस्तान को ये भी मजबूर किया कि वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है एंड ऑफ द ईयर, इसमें पाकिस्तान की टीम खेलने आएगी। अब भी पाकिस्तान थोड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम उधर नहीं खेलेंगे और हम इधर नहीं खेलेंगे, हमारा मैच जो फलां जगह रखा है वो इधर से हटा के इधर होना हवाना कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में एक मसला चल पड़ा है कि इस वक्त जो पीडीएम की सरकार है, इसमें अब चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फिल्ट्रेशन करे, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो इसलिए पंजाब में वो शिकवे कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारे को पंजाब में कुछ नहीं करने दे रही, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे लोगों को नहीं कुछ घास डाली जा रही है। वो पीपल्स पार्टी को कोशिश है कि अगले इलेक्शन में पंजाब से इतनी सीटें ले जाएं कि वो फिर सिंध बलूचिस्तान से मिला के गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए। और आर्मी की भी यही कोशिश है कि बिलावल भुट्टो अगला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो। ऐसे में ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। एक तो ये है कि इसमें पैसा बहुत है, और दूसरा ये है कि इसमें मैचेस जहाँ भी अब जैसे इंडिया में मैचेस होंगे तो फ्री पासेस विथ 5 स्टार होटल्स और पीसीबी के खर्चे पे सब कुछ, वो सब क्रिकेट चेयरमैन। तो इतना इसमें फ़ायदा है कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बाकायदा जंग चल रही थी। शहबाज शरीफ का फेवरेट है नजम सेठी और आसिफ जरदारी का फेवरेट है एक्स चेयरमैन ज़का अशरफ। तो दोनों अपना कैंडिडेट लाने के लिए तैयार थे। आखिरकार इस वक्त आर्मी की पूरी सपोर्ट पीपल्स पार्टी को है, तो पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफ को नेक्स्ट चेयरमैन के लिए लाया जा रहा है। पहले तो नजम सेठी और शहबाज शरीफ ने पूरी कोशिश कर डाली, जब हाँ नहीं हुआ कुछ तो नजम सेठी ने कहा कि अच्छा भाई, मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और मैं पीसीबी का चेयरमैन बनने से अपना वापस लेता हूँ। ये अगर शहबाज शरीफ और जरदारी के बीच में एक हड्डी वाला मामला आ गया है तो मैं फिर पीछे हट जाता हूँ। अब ये हड्डी का मतलब, हड्डी तो 2 कुत्तों के दरमियान झगड़ा होता है हड्डी के लिए, तो इसने बंद लफ्ज़ों में कहा कि 2 कुत्ते लड़ पड़े हैं पीसीबी के चेयरमैन के लिए। तो अब ये ज़का अशरफ वुड बी नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पीसीबी। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जो जितने भी क्रिकेटर क्या सारे पाकिस्तानी
इंडिया दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी इनके रग रग में भरी हुई है। तो जावेद मियादाद ने कहा कि हमें भी नहीं जाना चाहिए इंडिया, हम क्यों मरे जा रहे हैं इंडिया जाने के लिए, और इंडिया क्यों जाएं हम, और ये और वो। तो जाहिर है जावेद मियादाद नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। भारत के सबसे बड़े टेररिस्ट का समधी है भाई। जब तुम्हारा समधी भारत में टेररिज्म कर रहा है तो तुम भारत को बढ़ता फूलता कैसे देख सकते हो। तो तुम्हारी तो हमें समझ में आती है। इसी तरह एक और है शाहिद आफरीदी कि हमारी ख्वाहिश है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया की पब्लिक के सामने जीतें। तो हमारी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। इंडिया ही इनके अंदर भरा हुआ पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। शाहिद आफरीदी का भी इंडिया से नफरत की वजह यह है कि इसका अपना कज़न टेररिज्म के लिए गया था कश्मीर में, वो भारत के फौजियों का हाथों मारा गया था। तो ये सब एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हैं। वैसे तो ये एंटी नॉन मुस्लिम हैं, इनको सबसे नफरत है। और ये क्रिकेट कम खेलते हैं, तबलीग ज़्यादा करते हैं। अब ये रिजवान को देख लें, टोटल तबलीगी हो गया, टोटल तबलीग करना शुरू कर दिए। और सिर्फ बस मुसलमान हो जाओ सारे, इंसान भले ना रहो तुम लोग। क्योंकि रिजवान में इंसानियत तो बची नहीं है, वो मुसलमान हो गया है ना, पक्का मौलवी हो गया। मुसलमान तो चलो फिर ठीक है, मौलवी हो गया। तो मौलवी होने का मतलब ये है कि तुम फिर इंसानियत से दूर चले जाते हो, क्योंकि तुम इंसानों को नापते तोलते हो अल्लाह के मानने वाले और ना मानने वालों में। ये जितना मौलवी बनता है ना इंसान, इतना फिर वो अंदर इसका नफरत होती है कि देखो कितना घटिया इंसान है यार, क्रिश्चियन है यार, जीसस को अल्लाह का बेटा मानता है। ये मतलब नफरत इनके अंदर भर जाती है। तो अजीज़ दोस्तों, ये मज़हब का यूज़ तो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे गामदी साहब हैं, इनसे सवाल किया गया कि उम्मा की यूनिटी कब होगी, मुसलमान कब यूनाइट होंगे, तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने। हम मुसलमानों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? इस मकसद के लिए इकट्ठा करना है। उनका मतलब इत्तेहाद होना चाहिए मुसलमानों के दरमियान। एक ये इत्तेहाद फितरत के तकाज़ों से होते हैं। मुसलमानों को इत्तेहाद से ज़्यादा इख्तलाफ के आदाब सीखने की ज़रूरत है, और इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम सीखने की ज़रूरत है। इख्तलाफ का इजहार करने के सलीके सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें सिखाइए मुसलमानों को। इत्तेहाद की तस्बीह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब हम महज़ब इंसान बनेंगे, जब हम इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करेंगे, जब हम सोच समझ कर बोला करेंगे, जब हम पहले तोलेंगे फिर बोलेंगे, जब हम तहकीक का तरीका इख्तियार करेंगे। अब ये उम्मा की यूनिटी की बात करते हैं, अपने बराबर में बैठे शिया को पसंद नहीं करते। अहले हदीस अपने बराबर में बैठे बरेलवी को काफिर मानता है। ये यूनिटी की बात करेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की बात करेंगे। कभी आपने किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, आर्मी के चीफ से, मौलवी से ये नहीं सुना होगा कि हम दुनिया में कोई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाएं, हम साइंटिस्ट पैदा करें, मौलवी पैदा करो बस। अजीज़ दोस्तों, मज़हब इनका ज़्यादातर दिखावे का होता है। कुर्बानी करेंगे इसलिए करेंगे कि दिखावा करना है, दिखावा नहीं करेंगे तो फिर इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। अब मिसाल है, मेरी 6 खाला हैं मौसी, तो मेरी एक मौसी काफ़ी गरीब थी, लेकिन कुर्बानी तो वो सस्ते से सस्ता बकरा ढूंढ के बेचारे कुर्बानी कर लेते थे। तो अक्सर मेरी माँ उनसे कहती थी कि भाई नहीं, गुंजाइश तो नहीं करो, फ़र्ज़ थोड़ी है कुर्बानी, कुर्बानी किसी पे भी फ़र्ज़ नहीं है। कुर्बानी तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बार ईद के मौके पे पूरे मदीना की तरफ से 2 बकरे कर दिए थे। यहाँ पे मौलवी ने समझा दिया है कि हर आदमी पे 1 बकरा फ़र्ज़ है। गाय की कुर्बानी का मतलब 7 आदमी के बराबर हो जाती है। गाय का मतलब 7 बकरों की कुर्बानी। तो अगर एक फैमिली में 6-7 लोग हैं तो गाय करनी ज़रूरी है, वरना 6-7 बकरे करो। ये मौलवी ने पता नहीं दिमाग में डाल दिया है, वरना कुर्बानी तो है ही नहीं। फ़र्ज़ इस्लाम के जो 5 हैं उसमें कुर्बानी नहीं आती। तो वो बेचारी मतलब अपने 50 कोई ज़रूरी खर्चे रोक के भी बकरा करती थी हमारी मौसी।
और ये मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा है कि भूखे मर रहे होंगे लेकिन पूरा साल थोड़ा थोड़ा बचा कर रखते हैं कि कुर्बानी करनी है, इसलिए कि मुंह दिखाना है भाई। माशरे में, सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? सबके घर के आगे बकरा बंधा होगा, हमारे घर के आगे भी बकरा चाहिए। और फिर वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपने घर के आगे ही बकरा काटना है या गाय काटनी है, वो भी इसलिए है कि वहाँ पे 2 दिन तक खून पड़ा रहेगा, वहाँ पे उसकी ओजड़ी पड़ी रहेगी, तो लोगों को पता चलेगा कि इस घर ने कुर्बानी की है। अक्सर लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं कि इधर उधर से ओजड़ी उठा के अपने घर के पास रख देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि कुर्बानी की है। ये दिखावा है। और करते क्या हैं कि गाय काटी, बकरा काटा, 80% गोश्त फ्रिज में डाल देते हैं। और आप यकीन माने कि बाकी 20% है ना, हालांकि कुर्बानी के लिए भी ये कुछ हुक्म है कि इतना % गोश्त आप गरीबों में बांटेंगे, इतना % गोश्त आप मस्जिद को देंगे, किसी सोशल चैरिटी में देंगे, और बाकी आप रिश्तेदारों में बांटेंगे। हमारे यहाँ स्टॉक किया जाता है। आप यकीन माने फ्रीज़र की सेल 4-5 गुना बढ़ जाती है कुर्बानी के दिनों में, स्टॉक करते हैं। तो ये तो दिखावे की कुर्बानी हुई ना भाई, तो फ्रीज़र भरे हुए होते हैं। यकीन माने हमारा इतना बड़ा ख़ानदान है, आपस में फ़ोन आते थे, तुम्हारे फ्रिज में थोड़ी जगह है, मुझे अपना थोड़ा गोश्त रखवाना है। तो ये है कहानी। अज़ीज़ दोस्तों, बांग्लादेश में एक लड़की थी जिसने मौलवी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट की कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की। तो उस लड़की नुसरत ने पुलिस में केस किया। तो मौलवी ने नुसरत और उसकी फैमिली पे प्रेशर डाला कि वापस लो रिपोर्ट। तो उसने नहीं ली वापस, तो मौलवी गिरफ़्तार हो गया। तो मौलवी के स्टूडेंट्स जो तालिब होते हैं ना, तालिबान जो मदरसे में पढ़ते हैं, वो उसके घर गए। अप्रैल 2019 की बात है। और नुसरत को छत पे ले गए उसके घर मदरसे की, और उसको बोला तुम वापस करो, नहीं तो रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो फिर हम तुम्हें मार देंगे। वो मनाती रही। इन्होंने इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और बोला कि अब तुम्हें आग लगा देंगे अगर तुमने वापस ना ली तो रिपोर्ट। तो नुसरत ने कहा मैं किसी सूरत में रिपोर्ट नहीं लूँगी। तो इन्होंने नुसरत को जला दिया। नुसरत मदरसे में जाती थी आलिमा बनने के लिए, मौलवी बनने के लिए। 80% जली हुई नुसरत 10 अप्रैल 2019 को अपनी ज़िंदगी हार गई। लेकिन मरते मरते भी वो अपने उन स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने इसके ऊपर आग लगाई थी उनके नाम पुलिस को बता गई। पूरे बांग्लादेश में गुस्सा। शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश खुद चल के नुसरत के घर गईं। 29 मई 2019, सिर्फ 1.5 महीने बाद, पुलिस ने मौलवी के समेत 16 आदमियों को सजाए मौत सुनाई गई। 16 आदमियों को अक्टूबर में 2019 में सजाए मौत दे दी गई। अज़ीज़ दोस्तों, मैं इसीलिए बार बार वकालत करता हूँ हसीना वाजिद की कि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जिस तरह इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को रोका हुआ है, आफरीन है उनको। आपने कभी सुना है, पाकिस्तान में तो रोज़ ही ऐसे वाक़यात होते हैं मदरसों में, कभी सुना है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया हो, उल्टा कभी बयान तक नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, उस इलाके का MNA MPA, इतनी हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं, कभी आपने सुना है? इतने बच्चों के रेप होते हैं मदरसों में, कभी आपने सुना है कि किसी लोकल काउंसलर तक ने जाके उसकी घर में जाके कुछ कहा हो, कुछ कभी किसी को सज़ा ही नहीं हुई? तो ऐसे में हसीना वाजिद के कुछ कामों की मैं जब तारीफ़ करता हूँ ना, तो इसकी वजह ये होती है। अज़ीज़ दोस्तों, आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान हाई एजुकेशन बोर्ड ने ये यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखा है कि पिछले दिनों यहाँ पे होली मनाई गई थी। होली इस्लामिक फेस्टिवल नहीं है, ना हमारा ये सोशल कल्चरल इवेंट है।
तो हम अपने दीन से दूर जाते हैं। इसलिए आगे से होली या इस टाइप के कोई फेस्टिवल मनाना मना है जो हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से अलग हो। अब हाई एजुकेशन बोर्ड से मैं पूछता हूँ कि आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर क्या है? भाई साहब, दिस इज़ इंडिया। जो आज पाकिस्तान है वो इंडिया था हज़ारों साल तक। होली यहाँ की कल्चर है। आज से सिर्फ 100 साल पहले कराची में शिवरात्रि पे पांव रखने की जगह नहीं होती थी। आप क्या समझते हैं कि ये आपकी कल्चरल वो है? आपकी कल्चर क्या है? अरब कल्चर अरबों की है, तुर्किश कल्चर तुर्कियों की है। मसला ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ तो इम्पोर्टेड है, सिवाय इंडिया के हर चीज़ आप बाहर से ले आएंगे। पाकिस्तान का नेशनल एंथम पर्शियन ज़बान में, फारसी किसी को नहीं आती, पाकिस्तान में किसी को भी नहीं आती। पर्शियन ज़बान में समझ ही नहीं आता, बस पढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान का 1000 रुपए का नोट है ना, उसके ऊपर तुर्की का झंडा बना हुआ है। मतलब कोई पूछे कि भाई साहब आपका पाकिस्तान का नोट है, दुनिया के किसी देश में आपने ऐसा देखा है? पाकिस्तान के 1000 रुपए के नोट पे तुर्की का झंडा बना हुआ है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, इसकी हर चीज, इसके सारे मिसाइलों के नाम किस पे हैं? अब्दाली, गौरी। मतलब आप ये देखें गजनवी कि वो लोग जिन्होंने आज के पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तबाह किया, इंडिया को कम तबाह किया, आज के पाकिस्तान को ज्यादा किया, क्योंकि ये इधर से आते थे जब अफगानिस्तान से, तो केपी के, पंजाब, सिंध सबको रोनते हुए जाते थे। हमारी माओ बहनों की इज्जत लूट के इनको बंदी बना के बेचते थे इंटरनेशनल बाजारों में। सारे खेत खलियान जला के जाते थे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुंचे, गुजरात पहुंचे, थोड़ा इंडिया का वो कर लेते। असल तो आज के पाकिस्तान को तबाह करते थे। इतनी मूर्ख कौम है कि उनके नाम पे अपने मिसाइल को रखे हैं, उनको अपना हीरो मानती है मोहम्मद बिन कासिम को। मेरे सिंध में, सिंधु देश में मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के रखा है, जिसने इस सिंध की बहू बेटियों, माँ बेटियों के साथ क्या सलूक किया, ये हिस्ट्री है पूरी। कभी जहमत नहीं करते कि करेक्ट हिस्ट्री पढ़ें। उल्टा मेरे, अभी आप ये वीडियो देखेंगे ना, नीचे कमेंट्स में देखिएगा कितने पाकिस्तानी आके, ओए तो हिंदू हो गया है, ओए। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, इंसानियत की बात है कि तुम बताओ कि मोहम्मद बिन कासिम आया था। हो सकता है तुम्हारे पुरखों में तुम्हारी कोई माँ हो इसमें, जिसको इसने जाके बगदाद में बेचा हो। बेगैरत, गर्व करो तो कम से कम अपने हीरो पे करो। और यही हिंदुस्तान का मुसलमान और इवन इंडिया के सेक्युलर्स, तो ये एक बदकिस्मती है। इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तनवीर हुसैन ने हाई एजुकेशन बोर्ड को, जो है हाई एजुकेशन बोर्ड, उसको कहा है कि आप ये नोटिस वापस लें और नहीं, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो देखें ये नफ़रत का लेवल है कि एक फेस्टिवल अगर कुछ लोगों ने, हालांकि एक यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है कोई 100 से भी कम लोगों ने वो मनाया। 24 करोड़ के देश में अगर एक यूनिवर्सिटी में 100 लोगों ने अगर होली मना ली, तो तुम्हारा इस्लाम ख़तरे में क्यों आ जाता है हर बार? अज़ीज़ दोस्तों, मैं हैरान होता हूँ कि यार ये किस किस्म का माशरा है, किस किस्म की सोसाइटी हमने डेवलप की है। बड़ा दुख होता है कि मैं ऐसे देश में, मेरे पैदा करने के लिए मेरे दादाजी लाए थे। दादाजी आपने बहुत जुल्म किया हम पे, बहुत जुल्म किया। आपकी एक गलती की वजह से आज हमारी नस्लें उसकी सज़ा भुगत रही हैं। और ये ऐसे सारे दादाजियों को मेरा पैगाम है कि जो इधर आए थे लुटने पुटने मरने के लिए, ये हाल है। अज़ीज़ दोस्तों, आखिरी खबर कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया से शुरू होती है और इंडिया पे ख़त्म होती है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की रिप्रेजेंटेटिव ने, मुमताज़ जहरा बलोच ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भारत कश्मीरियों की प्रॉपर्टी पे कब्जे बंद करो, भारत कश्मीरी एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की प्रॉपर्टियां जब्त कर रहा है और ये बंद की जाएं। और हमें कंसर्न है कि 124 प्रॉपर्टियां 2021 में भारत ने जब्त कर ली। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच ये कश्मीरियों की प्रॉपर्टियां नहीं थी, ये टेररिस्टों की प्रॉपर्टियां थी। जो टेररिज्म करेगा ना, उसके साथ यही होना चाहिए। तुम लोगों ने बहुत कांग्रेस के दौर में खेल खेल लिए इंडिया में, अब वो खेल नहीं चलेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, ये थोड़े से समाचार थे पाकिस्तान के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग।